वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं दिल्ली पुलिस 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेके आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइज नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज नोट बनाइए एंड रिविजन करिए, ठीक है। तो चलिए इस दिल्ली पुलिस की 2025 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। आपसे पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का जो है सबसे विशाल स्नानागार जो मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। इस स्नानागार की जो है आपसे लंबाई पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11.8 मीटर, ऑप्शन बी 9.5 मीटर, ऑप्शन सी 5.8 मीटर या ऑप्शन डी 3.9 मीटर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 11.8 मीटर जो है विशाल स्नानागार की लंबाई थी। अब यहाँ पे हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम विशाल स्नानागार के बारे में एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो गाइज हम इसके जो है सबसे पहले जो है गाइज याद रखिएगा, इसके जो है हम लंबाई के बारे में बात करेंगे गाइज कि इसकी जो है विशाल स्नानागार की जो है लंबाई कितनी, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया था, लेकिन मैं आपको एक्यूरेट बताऊंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो है चौड़ाई के बारे में बात करेंगे कि जो है स्नानागार की जो है चौड़ाई कितनी थी गाइज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लंबाई की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो था, ये जो है कंफ्यूज करने के लिए मैंने एक दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो है लंबाई कितनी है गाइस, 11.88 मीटर जो है गाइस, याद रखिएगा 11.88 मीटर जो है इसकी जो है लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं चौड़ाई की गाइस। तो इसकी जो चौड़ाई थी, स्नानागार की जो चौड़ाई थी गाइस, ये कितनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो चौड़ाई थी 7.1 मीटर जो है इसकी चौड़ाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी चौड़ाई कितनी थी गाइस, तो 7.1 मीटर जो है मोहनजोदड़ो की स्नानागार की चौड़ाई थी, ये आपको ध्यान रखना। और जो है कभी कभी जो है गहराई भी पूछ देता है, तो ये जो है स्नानागार की जो है गहराई कितनी थी गाइस, ये आपसे पूछा जाता है। तो गाइस याद रखिएगा, इसकी जो गहराई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कितनी थी। तो इसकी जो गहराई थी 2.43 मीटर जो है इसकी गहराई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी गहराई कितनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2.43 मीटर जो है इसकी गहराई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से जो है दो सबसे प्रमुख स्थल मिले थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक मिला था जो कि विशाल स्नानागार मिला था, और दूसरा क्या मिला था गाइस, दूसरा जो मिला था, एक दूसरा जो था ये था विशाल अन्नागार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो मिला था ये क्या मिला था, दूसरा जो मिला था ये विशाल अन्नागार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं गाइस अन्नागार की है जो गाइस, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गाइस अन्नागार की जो थी गाइस लंबाई कितनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि अन्नागार की जो है लंबाई कितनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अन्नागार की जो लंबाई थी वो थी, आपका अन्नागार की लंबाई जो थी वो था गाइस, याद रखिएगा कितना था, 45 मीटर, ठीक है। 45 पॉइंट यानी कि 45.71 मीटर जो है गाइस, याद रखिएगा ये था किसका, ये था गाइस, ध्यान रखिएगा ये था अन्नागार की लंबाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस इसकी चौड़ाई के बारे में, ठीक है, कि इसकी जो है अन्नागार की जो है चौड़ाई कितनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 15 मीटर जो है इसकी चौड़ाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अब हम बात करेंगे अन्नागार की चौड़ाई के बारे में। तो याद रखिएगा इसकी जो चौड़ाई थी कितनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो चौड़ाई थी ये 15 मीटर जो है इसकी चौड़ाई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे गाइस कि ये जो है किस नदी के तट पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो जो है ये आपके सिंधु नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट की बात करें तो गाइस इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। राखल दास बनर्जी ने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये किसने की थी गाइस। यहाँ पे मैं ज्यादा जगह नहीं है तो इसलिए मैं खोज नहीं लिखी हूँ, आप खोज देकर और नदी देकर ये लिख लीजिएगा। तो राखल दास बनर्जी ने जो है गाइस, याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी ने जो है गाइस, याद रखिएगा, ये जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये कब हुई थी गाइस, तो ये भी डेट लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी ये कब हुआ था, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी गाइस ये हुआ था
1922 में, यानी कि 1921 में जो है ये हड़प्पा का खोज हुआ था और 1922 में जो है गाइस याद रखिएगा ये मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1922 में। उसके बाद गाइस याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का जो था गाइस याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जो है ये कितना स्थल बहुत महत्वपूर्ण है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता का जो है गाइस याद रखिएगा कितना प्रसिद्ध स्थल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का जो है गाइस याद रखिएगा कितना स्थल है, सिंधु सभ्यता का जो है गाइस याद रखिएगा 7 स्थल सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के 7 जो है गाइस याद रखिएगा प्रसिद्ध स्थल है, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सिंधु सभ्यता का स्थल है या नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता का 7 प्रसिद्ध जो है ये स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस ध्यान रखिएगा इसमें जो है सिंधु सभ्यता का 7 प्रसिद्ध स्थल कौन कौन सा है, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। सिंधु सभ्यता का 7 प्रसिद्ध स्थल, तो सबसे पहले इसमें हो गया गाइस हड़प्पा हो गया, सबसे पहले जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो सबसे पहले जो हो गया ये आपका हड़प्पा हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा आपका कौन सा हो गया, दूसरा आपका जो है धौलावीरा हो गया, जिसे 2021 में जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं, ये आपको ध्यान रखना है, धौलावीरा हो गया। उसके अलावा गाइस अगर हम बात करें धौलावीरा के पास जो है आपका कौन सा हो गया, यहाँ पे जो है मैं इसको हटा देती हूँ ताकि मैं लिखने में बन सके। तो गाइस याद रखिएगा धौलावीरा हो गया, धौलावीरा के बाद आपको याद रखना है कालीबंगा हो गया गाइस, तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, कालीबंगा हो गया। उसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा और कौन सा स्थल हो गया, कालीबंगा हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस आपका मोहनजोदड़ो हो गया। इसके अलावा जो है कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जितना मैं लिखा रही हूँ ये 7 प्रसिद्ध स्थल आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है आपका कौन सा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गाइस, तो आपका हो गया लोथल हो गया। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये कहाँ से मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लोथल से, और अग्निकुंड भी है जो कि लोथल से मिला। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका है चंदहुदरो हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपका कौन सा हो गया, चंदहुदरो हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कितना स्थल हो गया, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो 4, लोथल 5, चंदहुदरो 6, और जो है एक और आपका हो गया बनवाली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और आपका कौन सा हो गया, एक और हो गया आपका बनवाली। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है 7 प्रसिद्ध स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी पूना में, या ऑप्शन डी मुंबई में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो नई दिल्ली में जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है नई दिल्ली में जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है संगीत नाटक अकादमी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई थी ये हुआ था 1952 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं नई दिल्ली में जो है आपका एक और है जो कि आपको याद रखना है, नई दिल्ली में जो है आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में जो है संगीत नाटक अकादमी के साथ साथ आपको एक और याद रखना है जो कि है आपका ललित ललित कला अकादमी जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ललित कला अकादमी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ललित कला अकादमी जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ललित कला अकादमी जो है ये आपके नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ललित कला अकादमी। अब हम इसमें एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, जैसे कि अब हम बात करेंगे कि ललित कला अकादमी जो है गाइस याद रखिएगा इसकी जो है हम बात करेंगे ललित कला अकादमी की जो है गाइस याद रखिएगा इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ललित कला अकादमी की स्थापना जो हुई थी ये हुआ था 1954 में, ये आपको ध्यान रखना है। ललित कला अकादमी की स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नई दिल्ली में एक और संस्थान है आपका, अगर हम नई दिल्ली में आपकी बात करें तो और कौन सा संस्थान है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय कथक जो है नृत्य संस्थान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो है राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है ये आपका नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी भी स्थापना पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी गाइस ये आपको ध्यान रखना है। 1964 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि जोजिला दर्रा भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है जोजिला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो जिला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जिला दर्रा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन पूछा जाता है कि ये कौन सी श्रेणी में है। तो याद रखिएगा जो जिला दर्रा जो है ये आपके जास्कर श्रेणी में स्थित है, तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो जिला दर्रा जो है ये किस श्रेणी में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो जिला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में जो है गाइस ध्यान रखिएगा। जो जिला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न पूछा जाता है गाइस कि जो जिला दर्रा जो है ये किसे जोड़ता है आपस में। तो याद रखिएगा जो जिला दर्रा जो है ये किसे जोड़ता है, तो याद रखिएगा जो जिला दर्रा जो है ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसको जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो जिला दर्रा जो है ये आपस में जो है ये किसे जोड़ता है, तो याद रखिएगा श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है वो है जो जिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस जम्मू कश्मीर में जो है आपका कौन कौन सा दर्रा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में जो है आपका दर्रा हो गया बनियाल दर्रा। बनियाल दर्रा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बनियाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। बनिहाल दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बनिहाल दर्रा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बनिहाल दर्रा जो है ये आपके कहाँ है, तो याद रखिएगा बनिहाल दर्रा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा के अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है गाइस पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी आपके जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा जो है ये आपके कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रा जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपके जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस बनियाल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है आपस में, तो याद रखिएगा बनियाल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस, तो यहाँ पे जो है मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ध्यान रखिएगा जम्मू को जो है ये किससे जोड़ता है। बनियाल दर्रा जो है ये जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बनियाल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ये जो है श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा जो है ये जो है याद रखिएगा ये जो है आपका जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जैसे जोजिला दर्रा जो है ये आपका जास्कर श्रेणी में स्थित है, तो पीर पंजाल दर्रा जो है याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं guys, आपका जो बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो दर्रा है बुर्जिल दर्रा ये किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है guys श्रीनगर को जो है ये किससे जोड़ता है, श्रीनगर को जो है guys याद रखिएगा ये जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये बुर्जिल दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा, या ऑप्शन डी रॉबिन सिंह। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है गाइस? तो याद रखिएगा चेतन भगत। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेतन भगत जो है ये हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक है। अगर हम बात करें हाफ गर्लफ्रेंड जो है इन्होंने लिखा, अगर हम बात करें और कौन-कौन सी पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है गाइस, तो याद रखिएगा हाफ गर्लफ्रेंड इन्होंने लिखा है। उसके अलावा अगर हम बात करें 400 डेज जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 400 डेज जो है ये आपको याद रखना है चेतन भगत ने लिखा है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आपको याद रखना है कि थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है चेतन भगत ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस, चेतन भगत को और याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है टू स्टेट जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टू स्टेट जो लिखा है ये भी चेतन भगत ने लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टू स्टेट जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है टू स्टेट जो है ये चेतन भगत ने लगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस रस्किन बॉन्ड ने जो है ये कौन कौन सी पुस्तक लिखी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाउ टू बी हैप्पी जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाउ टू बी हैप्पी जो है गाइस याद रखिएगा ये किसने लिखा है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है हाउ टू बी हैप्पी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा गाइस इनकी एक और पुस्तक है जो कि आपको याद रखना है। उसके अलावा जो है एक और पुस्तक इनकी कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा टाइगर इन द टनल जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइगर इन द टनल जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइगर इन द टनल जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, ये आपको ध्यान रख। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अरविंद अडिगा की, तो गाइस याद रखिएगा अरविंद अडिगा ने लिखा था व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाइट टाइगर जो लिखा था गाइस याद रखिएगा ये किसने लिखा था, तो व्हाइट टाइगर जो लिखा था ये अरविंद अडिगा ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपको ध्यान रखना है लास्ट मैन इन टावर जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है इनका कौन सा है गाइस, तो ये आप रखिएगा दूसरा जो है इसका जो है वो कौन सा है, तो लास्ट मैन इन टावर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट मैन इन टावर जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट मैन इन टावर जो है ये भी अरविंद अडिगा ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रॉबिन सिंह की गाइस, तो रॉबिन सिंह ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रॉबिन सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने लिखा है द 5 AM क्लब जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द 5 AM क्लब जो है ये किसने लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। द 5 AM क्लब जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द 5 AM क्लब जो है ये रॉबिन सिंह ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि जादव पटिया पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड से, ऑप्शन बी गुजरात से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, या ऑप्शन डी बिहार से। तो गाइस आपको बताना है कि जादव पटिया जो है ये किस राज्य का पेंटिंग है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जादव पटिया जो है ये झारखंड राज्य का जो है पेंटिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस आपको याद रखना है जो आपका जो है पैथकर पेंटिंग जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पैथकर जो है गाइस याद रखिएगा पैथकर पेंटिंग जो है ये आपका कहाँ का है, तो ये आपके जो है झारखंड का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मुंडा पेंटिंग जो है ये आपका कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुंडा पेंटिंग जो है ये भी आपके झारखंड का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोहबर पेंटिंग जो है ये आपके कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोहबर जो है ये झारखंड का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गुजरात का आपका कौन-कौन सा है? तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात का जो है आपका पिथौरा। पिथौरा पेंटिंग जो है ये किस राज्य की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। पिथौरा पेंटिंग जो है ये किस राज्य की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। पिथौरा पेंटिंग जो है ये आपके गुजरात की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पिथौरा हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अथिया पेंटिंग जो है ये किस राज्य की हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अथिया पेंटिंग जो है ये आपकी किस राज्य की हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। अथिया पेंटिंग जो है ये आपके हो गई गुजरात की। उसके बाद आ जाते हैं गाइस आपको ध्यान रखना है जो आपका जो
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की आपकी कौन सी पेंटिंग है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वारली पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वारली पेंटिंग जो है ये आपके महाराष्ट्र की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा आपका जो है पिंगुली, वारली हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें पिंगुली पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके महाराष्ट्र की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जो आपका मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जो है ये किस राज्य की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मधुबनी पेंटिंग जो है गाइस याद रखिएगा ये गुजरात की, बिहार की है, ये आपको ध्यान रखना है। मधुबनी हो गया, इसकी जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें टिकुली पेंटिंग जो है ये किस राज्य की हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टिकुली पेंटिंग जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपके जो है बिहार की हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अकबर के निम्न में से किस विरासत का निर्माण करवाया। तो अकबर ने निम्नलिखित में से किस विरासत का निर्माण करवाया, तो आपके ऑप्शन है बुलंद दरवाजा का, ऑप्शन बी अलाई दरवाजा का, ऑप्शन सी हुमायूं के मकबरा का, या ऑप्शन डी बीबी के मकबरा का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ये किसने करवाया, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है इस बुलंद दरवाजा से कि इसका निर्माण जो है ये अकबर ने तो करवाया, लेकिन कब करवाया। तो गैस ये डेट भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इसका निर्माण जो है अकबर ने 1601 ईस्वी में करवाया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने इसका निर्माण जो है 1601 ईस्वी में करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें गैस, तो ये जो है इसका निर्माण जो करवाया था गैस याद रखिएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो करवाया था गाइस 1601 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। जो बुलंद दरवाजा का गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है गाइस याद रखिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की गाइस, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इसकी ऊंचाई पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा की जो ऊंचाई है गाइस याद रखिएगा 54 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई जो है 54 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 सही से लिख लीजिएगा, बहुत लोगों को कुछ और समझ में आएगा तो मैं सही से लिख देती हूँ। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो है 54 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गाइस अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है ये किसने करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है गाइस याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये जो है याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जो कि खिलजी वंश का था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण जो है ये कब करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण जो करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अलाई दरवाजा का जो निर्माण की अगर हम बात करें कि इसका निर्माण जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1311 ईस्वी में जो है 1311 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था 1311 ईस्वी में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा का निर्माण जो है याद रखिएगा हाजी बेगम ने जो है गाइस याद रखिएगा हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, हाजी बेगम। उसके बाद अगर हम बात करें कि हुमायूं के मकबरे का अगर हम निर्माण के बारे में बात करें कि हुमायूं की मृत्यु के 9 साल के बाद जो है इसका निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने, जो है गाइस ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो है इसका जो है निर्माण कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण हुआ था 1565 ईस्वी में, जो है इसका निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1565 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बीवी का मकबरा, बीवी के मकबरा का निर्माण जो है ये किसने करवाया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीवी के मकबरा का जो निर्माण करवाया गया है आपको ध्यान रखना है औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने जो है गाइस याद रखिएगा औरंगजेब ने जो है ये बीवी के मकबरा का निर्माण करवाया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब जो है गाइस याद रखिएगा औरंगजेब जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है बीवी के मकबरा का निर्माण करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। तो आपको बताना है रबी की फसल कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी तुअर, ऑप्शन सी सरसों या ऑप्शन डी कपास। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है सरसों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल जो है ये कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सरसों जो है ये रबी की फसल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, अगर हम रबी की फसल की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है फरवरी के अंतिम माह में जो है इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, रबी की फसल वही फसल होगी जिस फसल की कटाई जो है, याद रखिएगा जिस फसल की जो है कटाई जो है ये कब होगी गाइस, तो याद रखिएगा जिस फसल की जो कटाई है ये जो है कटाई फरवरी के अंतिम माह में होगी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। जिस फसल की कटाई जो है फरवरी के अंतिम माह में होगी गाइस, याद रखिएगा वो जो है आपको याद रखना है वो जो है रबी की फसल होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कटाई फरवरी के अंतिम माह में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है वो रबी की फसल हुई। उसके अलावा अगर हम बात करते गए आपको जो है बुआई की बात करें, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम बुआई की बात करते हैं तो याद रखिएगा जिस फसल की बुआई जो है ये आपको ध्यान रखना है, जिस फसल की बुआई जो है अक्टूबर और नवंबर में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिस फसल की बुआई जो है वैसे याद रखिएगा ये बुआई जो है अक्टूबर और नवंबर में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस फसल की बुआई जो है अक्टूबर या फिर जो है guys याद रखिएगा नवंबर के पहले सप्ताह से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर से जो है जिस फसल की बुआई होती है guys, याद रखिएगा वो कौन सी फसल होती है, याद रखिएगा ये जो है रबी की फसल, क्योंकि पूछा जाता है कि रबी की फसल की जो है बुआई कब होती है या फिर कटाई को क्या कब होती है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा बुआई जो है अक्टूबर और नवंबर के जो है महीने में जो होती है ये आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर और नवंबर माह में जो होती है ये आपको ध्यान रखना है, वो होती है रबी की फसल। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें रबी की फसल के बारे में कि और कौन कौन सी है जो आपकी रबी की फसल है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम रबी की फसल की बात करें guys, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रबी की जो है फसल जिसमें आपका जो है सरसों है। एक तो आपको याद है कि रबी की फसल कौन सी है, सरसों जो है ये रबी की फसल है। उसके अलावा सरसों के अलावा अगर हम बात करें तो आपका हो गया जौ, जौ जो है कैसे याद रखिएगा ये रबी की फसल है। उसके अलावा अगर हम बात करें चना, चना जो है ये भी रबी की फसल है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आपका जो है आलू, आलू जो है गाइस याद रखिएगा ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका जो है कब है, तो ये आलू जो है ये भी आपका रबी का फसल है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आलू हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें मक्का, मक्का जो है ये भी आपका रबी का फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें मक्का के अलावा जो है मसूर, मसूर जो है गाइस याद रखिएगा ये भी जो है रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्यों में से कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शास्त्रीय नृत्य में जो है कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं, 9। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की जो है संख्या की बात करें कि कितनी संख्या है, जो गाइस याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य की जो है संख्या जो है गाइस याद रखिएगा 8 शास्त्रीय नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है कितना, 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें जो है कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बात पूछा जाए कि कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं guys, तो 9। पहला बात करें गाइस तो याद रखिएगा, पहला अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा पहला जो हो गया ये हो गया आपका श्रृंगार रस। पहला जो हो गया ये कौन सा रस प्रस्तुत किया जाता है, तो पहला जो हो गया ये आपका श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा जो है ये हास्य रस प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा जो है ये कौन सा हो गया, हास्य रस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये कौन सा हो गया, रौद्र रस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये कौन सा हो गया, रौद्र हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा, चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया, चौथा जो हो गया ये आपका वीर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया, वीर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवा जो है ये आपका कौन सा हो गया,
पांचवा जो है ये आपका करुण रस हो गया। पांचवा जो है ये आपका कौन सा रस हो गया? करुण रस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें छठा, छठा जो है ये कौन सा रस हो गया गाइस? तो छठा जो हो गया ये सौम्य रस हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। छठा जो है ये आपका कौन सा रस हो गया? सौम्य रस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। करुण रस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें छठा जो है ये आपका सौम्य रस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें सातवां जो है ये आपका कौन सा रस हो गया गाइस? भयानक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। सातवां जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, भयानक रस हो गया। उसके बाद अगर हम आठवां की बात करें आपका कौन सा हो गया गाइस? तो आठवां जो हो गया ये आपका हो गया गाइस, कौन सा रस हो गया? अद्भुत रस हो गया, ये आपको ध्यान रखना। एक जो है भयानक पर आपका कौन सा हो गया गाइस? अद्भुत रस प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो है नौमा आपका कौन सा हो गया? विभत्स रस जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो नौमा आपका कौन सा हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। नौमा जो हो गया ये आपका हो गया विभत्स रस जो है ये प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल जो है 9 रस जो है प्रस्तुत किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक है? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी कालाकाचार्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अगर हम बात करें जो है आपको याद रखना है कि जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन? स्थूलभद्र जो है गाइस याद रखिएगा श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है गाइस कि जो आपको याद रखना है कि जो प्रथम जो है श्वेतांबर संप्रदाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम जैन संगीति जो हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम जो है जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था, इसमें जो है जैन धर्म जो है कैसे याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था ये आपको ध्यान रखना। प्रथम जैन संगीति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है संगीति सही से लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो है प्रथम अगर जैन संगीति की बात करेगा इससे ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 300 ईसा पूर्व, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम जैन संगीति में जो है गाइस याद रखिएगा संगीति, प्रथम जैन संगीति में जो है जैन धर्म जो है ये 2 भागों में बट गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम जैन संगीति में जो है जैन धर्म जो है ये कितने भागों में बट गया था? तो गाइस याद रखिएगा 2 भागों में बट गया था। पहला जो था ये कौन सा था गाइस? तो याद रखिएगा पहला जो था ये आपका कौन सा था? तो पहला जो था ये आपका था श्वेतांबर, ठीक है। पहला जो है ये आपका कौन सा था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला में जो है ये श्वेतांबर में बट गया, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये श्वेतांबर में और दूसरा जो है ये किस में बट गया? दूसरा जो है दिगंबर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये किस में बट गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये दिगंबर में बट गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रथम जैन संगीति जो है ये कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व जो है ये प्रथम जैन संगीति हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 300 ईसा पूर्व में जो है प्रथम जैन संगीति हुआ था और ये जो है कहाँ हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो जैन संगीति हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रथम जैन संगीति हुआ था ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और बौद्ध धर्म का जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था वो भी पाटलिपुत्र में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो है पाटलिपुत्र में जो गाइस याद रखिएगा इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो अध्यक्षता की थी ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो क्या था गाइस याद रखिएगा प्रथम जैन संगीति का वो है स्थूलभद्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो है किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अध्यक्षता जो की थी स्थूलभद्र ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्रथम जैन संगीति का। और जब यही जैन संगीति हुआ था तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर में और दिगंबर में। श्वेतांबर की जगह गाइस याद रखिएगा अगर हम बात करें कि श्वेतांबर की जगह याद रखिएगा संस्थापक की बात करें कि श्वेतांबर का जो है संस्थापक कौन बना था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया कि श्वेतांबर का संस्थापक जो है ये कौन था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेतांबर का जो संस्थापक है गाइस ये कौन है? तो श्वेतांबर का संस्थापक जो है ये स्थूलभद्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेतांबर का जो संस्थापक बना था वो कौन बना था? स्थूलभद्र बना था, ये आपको ध्यान रखना। और दिगंबर के संस्थापक की बात करें, दिगंबर का जो है संस्थापक कौन बना था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। दिगंबर का जो संस्थापक बना था वो बना था भद्रबाहु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो दिगंबर का संस्थापक कौन था गाइस? तो श्वेतांबर का संस्थापक स्थूल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न रहता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिगंबर का जो था वो कौन था गाइस? तो याद रखिएगा दिगंबर का जो था वो भद्रबाहु था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो है प्रथम जैन संगीत
संगीति हुआ था जिसमें जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर का संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर का संस्थापक भद्रभाव। दिगंबर से आपको एक पॉइंट और याद रखिएगा जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपसे पूछा जाएगा दिगंबर से जो है आपको याद रखना है। दिगंबर जो थे गाइस याद रखिएगा ये जो है नग्न अवस्था में रहते थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दिगंबर जो है ये कौन बिन कपड़ों के रहते थे, ठीक है, नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नग्न अवस्था में रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। नग्न अवस्था में रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है गाइस याद रखिएगा श्वेतांबर जो है रहते थे, ये आपको ध्यान रखना। और जो श्वेतांबर थे गाइस ये आपको ध्यान रखना है। श्वेतांबर से आपको क्या याद रखना है कि ये जो है सफेद कपड़े में रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये लोग सब कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन जो श्वेतांबर थे, यह याद रखिएगा जो श्वेतांबर में थे वो जो है श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये आपको ध्यान रखना। श्वेत वस्त्र जो है पहनते थे, ये आपको ध्यान रखना। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, नग्न अवस्था में कौन रहते थे और श्वेत वस्त्र कौन पहनते थे, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसका उपयोग कर मिट्टी की क्षारीयता को कृषि योग्य बनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिप्सम, या ऑप्शन बी लाइम का उपयोग करके, या ऑप्शन डी सी वेजिटेबल कंपोस्ट का उपयोग करके, या ऑप्शन डी कैल्शियम सुपर फास्फेट का उपयोग करके। तो गैस याद रखिएगा क्षारीयता को अगर दूर करना है गैस तो याद रखिएगा जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है ये आपको याद रखना है, जिप्सम का उपयोग जो है गैस याद रखिएगा मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जो है गैस याद रखिएगा, मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जो है गैस याद रखिएगा किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जो है गैस याद रखिएगा, दूर करने के लिए जो है गैस याद रखिएगा जिप्सम का उपयोग होता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिट्टी की क्षारीयता, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जो है ये किसका उपयोग किया जाता है गाइस, याद रखिएगा जिप्सम का। और जो है गाइस याद रखिएगा लाइम का उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए गाइस याद रखिएगा मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मिट्टी की क्षारीयता को दूर करना है गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है जिप्सम का उपयोग करना होगा। लेकिन अगर मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए जो है ये किसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए जो है गाइस याद रखिएगा, दूर करने के लिए जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है किसका उपयोग किया जाता है, लाइम का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए लाइम का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस भूमि का पीएच, तो बहुत बार पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा मिट्टी का अगर हम बात करें भूमि का पीएच जो है ये कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूमि का जो पीएच की अगर हम बात करें ये कितना होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। भूमि का जो पीएच होता है गाइस ये होता है आपका 6 से 7 जो है ये भूमि का पीएच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 से 7 जो है ये भूमि का पीएच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1565 में, ऑप्शन बी 1757 में, या ऑप्शन सी 1576 में, या ऑप्शन डी 1559 में। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें तालीकोटा का जो युद्ध हुआ 1565 में जो है गाइस याद रखिएगा तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और अगर हम बात करते हैं कि इस युद्ध को जो है गाइस याद रखिएगा, आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा इसे जो है कौन सा युद्ध कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तालीकोटा के युद्ध को ही याद रखिएगा, इसे जो है राक्षस, इसे जो है आपको ध्यान रखना है राक्षस तांगरी युद्ध के नाम से जो है कौन जाना जाता है गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है राक्षस टांगरी जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है राक्षस टांगरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है राक्षस टांगरी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा गया था कि तालीकोटा की जगह पे जो है राक्षस टांगरी पूछा गया था का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा इसे जो है राक्षस टांगरी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत क्लियरिटी के साथ लिखा रही होगा इस, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको नोट करते हुए चलेगा। तो इसे राक्षस टांगरी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको नोट करना के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं बहुत क्लियर के साथ लिख दी हूँ गाइस, याद रखिएगा जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस जो आपका जो है तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था।
और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तालीकोटा युद्ध में ही गाइस याद रखिएगा जो आपका जो है विजयनगर साम्राज्य था, तो गाइस याद रखिएगा जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो आपका विजयनगर साम्राज्य था, इसका पतन इसी युद्ध के बाद हो गया था। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है गाइस याद रखिएगा तालीकोटा युद्ध के बाद हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है ये तालीकोटा युद्ध से हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1757 में जो है प्लासी का लड़ाई हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1757 में जो है गाइस याद रखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1757 में जो है ये प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1565 में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1576 में जो है ये आपको ध्यान रखना है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1576 में जो है गाइस याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि हल्दी घाटी का जो युद्ध है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है यहाँ से, जो है सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये किसके बीच लड़ा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा किसके बीच लड़ाई हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, ये महाराणा महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा महाराणा प्रताप के बीच और किसके बीच हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है महाराणा प्रताप और जो है गाइस याद रखिएगा अकबर के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अगर हम बात करें कि जीत किसकी हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध में जो जीत हुई थी ये अकबर की जो है गाइस याद रखिएगा जीत हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीत किसकी हुई थी, अकबर की हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस 1759 की, तो 1759 में जो है गाइस याद रखिएगा वेदरा का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1759 में जो है गाइस याद रखिएगा कौन सा युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और ये युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे जो है वर्सेस कर दीजिए, ठीक है। ये जो है ये सही नहीं लग रहा, तो याद रखिएगा ये जो है किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप वर्सेस जो है अकबर के बीच हुआ था। और जो वेदरा का युद्ध हुआ था गाइस याद रखिएगा ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है और किसके बीच हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है गाइस याद रखिएगा डच कंपनी के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनी के बीच में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अबरक का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी गुजरात में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अबरक का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आंध्र प्रदेश में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि अबरक का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, तो लगभग कितना परसेंट का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश करता है गाइस अभ्रक का, तो याद रखिएगा 41% जो है ये उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 41% जो है उत्पादन जो है ये आंध्र प्रदेश करता है अभ्रक का। इसके अलावा अगर हम बात करें अभ्रक के बाद जो है अधिक उत्पादन में बात करें आंध्र प्रदेश के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी बात करें, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के बाद जो है गाइस याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के बाद जो है कौन कौन सा राज्य आता है जो कि अबरक का उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश के बाद की बात करें, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो और कौन कौन सा राज्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के बाद जो है कौन सा राज्य आता है, राजस्थान आता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के बाद जो है कौन सा राज्य आता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान आता है। इसके बाद जो है राजस्थान के बाद आपका कौन सा राज्य आता है, तो राजस्थान के बाद जो है गाइस आपको याद रखना है जो ओडिशा आता है। राजस्थान के बाद जो है ये कौन सा राज्य आता है, राजस्थान के बाद जो है ओडिशा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा के बाद जो है कौन सा राज्य आता है, तो ओडिशा के बाद जो है गाइस याद रखिएगा महाराष्ट्र आता है। ओडिशा के बाद जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र के बाद जो है गाइस याद रखिएगा बिहार आता है। तो अगर हम सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि ये जो है कितना उत्पादन करता है, तो याद रखिएगा राजस्थान जो है ये कितना परसेंट उत्पादन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान जो है 21%, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान जो है 21% उत्पादन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें ओडिशा जो है ये कितना परसेंट करता है, ओडिशा जो है ये 20% उत्पादन करता है अभ्रक का। और महाराष्ट्र जो है ये कितना परसेंट करता है, महाराष्ट्र जो है ये 15% करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बिहार भी लिख लीजिएगा, बिहार जो है 2% करता है। तो ये भी क्यों छोड़ना है, ये भी लिख लीजिएगा, कभी कभी बिहार से अगर पूछ दे तो याद रखिएगा। बिहार से पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी याद रखिएगा
बिहार जो है ये कितना करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार जो है गाइस, याद रखिएगा अदरक का 2% उत्पादन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मंडे लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी गोवा से, ऑप्शन सी राजस्थान से, या ऑप्शन डी कर्नाटक से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मंडे लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, गोवा से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गोवा का और कौन कौन सा लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुणबी, कुणबी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुणबी जो है ये गोवा का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फुगड़ी, फुगड़ी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फुगड़ी जो है ये गोवा का है। उसके बाद अगर हम बात करें तरंग मेल जो है ये किस राज्य का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तरंग मेल जो है ये भी गोवा का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस कुम्मी, कुम्मी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है गोवा का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कुम्मी के बाद गाइस याद रखिएगा जो है सोवला, सोवला जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोवला जो है कैसे देखिएगा, सोवला जो है ये गोवा का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मंडे लोक नृत्य जो है ये कौन से समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो किया जाता है ये कोंकणी समुदाय के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है कैसे याद रखिएगा, कोंकणी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से समुदाय के द्वारा किया जाता है वैसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका कोंकणी, कोंकणी समुदाय के द्वारा जो है किया जाता है। ये पूछा जाता है कि ये किस समुदाय के द्वारा, क्योंकि ये सब डीपली क्वेश्चन होता है तो ये सब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोंकणी समुदाय के द्वारा जो है ये किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोंकणी समुदाय द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल कोट दीजी इनमें से किसके समीप स्थित है। तो आपके ऑप्शन है चंद्रभद्रो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी धौलागिरा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा। ये जो है सॉरी कोट दीजी जो है ये किसके समीप है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो के समीप है। तो यहाँ पे आपसे दो प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो है ये किसके समीप है, और दूसरा पूछा जाता है कि इसकी खोज कब हुई। तो गैस याद रखिएगा कोट डीजी की जो है खोज कब हुई थी गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोट डीजी की जो खोज हुई थी गैस, ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पूछा हुआ सवाल सब है गैस, याद रखिएगा 1955 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि इसके जो है उत्खननकर्ता कौन है गैस, तो याद रखिएगा। इसके जो है खुदाई जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इस स्थल की खुदाई जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस स्थल की जो खुदाई है ये आपको ध्यान रखना है, फजल अहमद खान ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खुदाई जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खुदाई जो है ये आपको ध्यान रखना है, फजल अहमद खान ने जो है इसकी खुदाई की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा यंत्र है। तो आपके ऑप्शन है साइटोट्रॉन, ऑप्शन बी गाइरोस्कोप, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, या ऑप्शन डी गाइरोस्कोप। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल ये आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र कौन सा है, तो हाइग्रोस्कोप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जाएगा याद रखिएगा कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला कौन सा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है साइटोट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला कौन सा है, ये है आपको ध्यान रखना, ये है आपका साइटोट्रॉन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गायरोस्कोप की, गायरोस्कोप से आपको याद रखना है घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने वाला कौन सा
होता है गाइस, तो कोई भी वस्तु जो है घूमती हुई जितनी भी वस्तु होगी उसकी अगर गति ज्ञात करना है, घूमती हुई वस्तु की अगर गति ज्ञात करना है तो वो किससे ज्ञात होगा? तो यह देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना, गायरोस्कोप से। घूमती हुई वस्तु की गति जो है ये किससे ज्ञात किया जाता है गाइस? तो गति ज्ञात किससे किया जाता है गाइस? याद रखिएगा, गायरोस्कोप से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से जो है द्रवों की अपेक्षित घनत्व जो है ये किससे मापा जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, द्रवों का अपेक्षित घनत्व, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द्रवों का अपेक्षित घनत्व जो है गाइस, याद रखिएगा, द्रवों का अपेक्षित घनत्व जो है ये किससे मापा जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है हाइग्रोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, या ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी 2। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है। और यहीं पे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा से जो है कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो याद रखिएगा, राज्यसभा से जो है ये कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा से जो है वैसे रखिएगा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और अगर हम बात करें कि मनोनीत जो है ये सदस्यों को कौन करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, मनोनीत जो है ये सदस्यों को राष्ट्रपति करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये कौन करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध उत्सव है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए होजगिरी उत्सव, ऑप्शन बी बांग्ला उत्सव, ऑप्शन बी सी हॉर्नबिल उत्सव, या ऑप्शन डी चपचपारकुट उत्सव। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बांग्ला उत्सव जो है ये भारत के मेघालय का है, इसे आपको याद रखना है। बांग्ला उत्सव को ही गाइस याद रखिएगा, 100 ड्रमों का फेस्टिवल जो है ये किसे कहते हैं गाइस? तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 100 ड्रमों का जो है, याद रखिएगा 100 ड्रमों का उत्सव जो है ये किसे कहते हैं गाइस? तो याद रखिएगा 100 ड्रमों का उत्सव कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है याद रखिएगा 100 ड्रमों का उत्सव कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 100 ड्रमों का उत्सव जो है ये कौन से फेस्टिवल को कहते हैं? तो 100 ड्रमों का उत्सव कहते हैं, याद रखिएगा, वांगला फेस्टिवल को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो है याद रखिएगा ये जो फेस्टिवल है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा वांगला फेस्टिवल जो है ये गारो जनजाति यानी मेघालय के गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा ये गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें होजगिरी उत्सव, होजगिरी उत्सव जो है ये किस किस कहाँ का है? तो याद रखिएगा होजगिरी उत्सव जो है ये आपके त्रिपुरा का है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। होजगिरी उत्सव जो है ये किस राज्य का है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये त्रिपुरा का है। उसके अलावा अगर हम बात करें हॉर्नबिल उत्सव जो है ये कहाँ का है? ये नागालैंड का है, ये 10 दिनों का त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चपचपारकुट उत्सव जो है ये कहाँ का है? तो याद रखिएगा चपचपारकुट उत्सव जो है ये मणिपुर का, ये आपको ध्यान रखना है। चपचपारकुट उत्सव जो है ये कहाँ का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, चपचपारकुट उत्सव जो है ये मणिपुर का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी पॉइंट मैं लिखाई हूँ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चपचपारकुट उत्सव जो है ये कहाँ का है? मणिपुर का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि प्लेइंग टू विन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, या ऑप्शन डी साइना नेहवाल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डी इज द करेक्ट आंसर। जो साइना नेहवाल है जो गाइस याद रखिएगा ये जो है याद रखिएगा प्लेइंग टू विन के लेखक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें पीटी उषा ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है गाइस? तो याद रखिएगा द गोल्डन गर्ल जो है ये किसने लिखा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, द गोल्डन गर्ल जो है ये किसने लिखा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, द गोल्डन गर्ल जो है गाइस याद रखिएगा ये पीटी उषा ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सचिन तेंदुलकर ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है? तो प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि प्लेइंग, ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि प्लेइंग इट माई वे जो है ये किसने लिखा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लेइंग इट
प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेइंग इट माई वे जो है ये किसने लिखा है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सचिन तेंदुलकर ने। उसके बाद अगर हम बात करें सुनील गावस्कर की, सुनील गावस्कर की जो है कौन सी पुस्तक है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, सुनील गावस्कर की जो है ये है सनी डेज। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, सनी डेज पुस्तक के लेखक जो है guys याद रखिएगा ये कौन है? ये है सुनील गावस्कर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ठीक है, असत्य नहीं सत्य है, यानी कि सत्य जो है इसमें से कौन सा कथन है? तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है एवं 2 बार घटता है। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये वायुदाब से रिलेटेड है। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी सागर तल पर जो है वायु दाब बढ़ेगा, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सागर तल पर जो है वायु दाब बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा। वायु दाब को मिलीबार से मापा जाता है, यानी कि प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि वायु दाब को किससे मापा जाएगा गाइस? तो याद रखिएगा वायु दाब को जो है ये मिलीबार से मापा जाता है। तो ये भी आपका दूसरा प्रश्न बन गया। किसी स्थान पर जो है वायु दाब जो है 2 बार बढ़ेगा, तो 2 बार बढ़ेगा एवं 2 बार घटता है। तो ये भी आपको याद रखना है कितना बार बढ़ता है और कितना बार घटता है। तो तीसरा प्रश्न हो गया। तो इस तरीके से जो है इस टाइप का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है पृथ्वी एवं चंद्रमा। ऑप्शन बी बृहस्पति तथा सूर्य। ऑप्शन सी पृथ्वी तथा सूर्य। या ऑप्शन डी प्लूटो तथा सूर्य। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी तथा सूर्य के जो है जो दूरी को जो है खगोलीय एकक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक खगोलीय इकाई जो है गाइस, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है ये आपको कि याद रखिएगा जो है एक खगोलीय इकाई जो है ये कितना होता है? ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक खगोलीय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक खगोलीय जो इकाई है ये जो है ये कितने के बराबर होता है? ये बहुत बार पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा एक खगोलीय इकाई जो है, पहले ये लिख लेती हूँ मैं, एक खगोलीय इकाई जो है ये कितना के बराबर होता है गाइस? तो ये आपको नोट कर लेना है ये डेटा। तो याद रखिएगा एक खगोलीय इकाई जो है ये होता है 1.1496, ठीक है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना जो है मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है एक खगोलीय इकाई जो है इतना मीटर के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसका जो है उपयोग किस लिए किया जाता है गैस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सौर मंडल के जितने अंदर की जो दूरियां होती है ना उसकी गणना के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गैस आपका जो दिल्ली पुलिस का सेशन था आज का 2025 का वो समाप्त होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा या मैं थोड़ा सा भी आपको ज्यादा समझा पाई होंगी तो प्लीज गाइस प्लीज बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।